हेलो एंड वेलकम टू स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और बेहतरीन से सेशन के साथ। तो आइए मिलकर सीखने और सिखाने का ये सिलसिला जो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क का विमीय सूत्र क्या है? तो टॉर्क का विमीय सूत्र क्या है? पहली बात तो इसको समझना है आपको कि ये टॉर्क जो है ये क्या चीज होती है। अगर टॉर्क की हम बात करते हैं कि टॉर्क क्या चीज होती है तभी तो इसका विमीय सूत्र हम बता पाएंगे। तो टॉर्क क्या होता है कि अगर आपको किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन करवाना है, किसी बॉडी का क्या करवाना है? रोटेशनल मोशन करवाना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये यहां पर दिया गया ये जो है चाबी पाना आप जो है वो दैनिक लाइफ के अंदर आप यूज करते रहते हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये बुलेट है, आपको ये खोलना है, ठीक है। ये आपका नट है जो इसको आपको खोलना है। तो क्या करते हैं आप यहां पर नट के ऊपर जो ऐसे लगा के आप चाबी और इसको जो यहां से दबाते हैं, तो मतलब आपने क्या लगाया? आपने यहां पर इस तरह से क्या लगाया? फोर्स लगाया है, ठीक है। लेकिन ये फोर्स यहां पर काम नहीं करेगा। ये फोर्स जो है वो कहां जाके कार्य करेगा? ये फोर्स जाके कार्य करेगा यहां से इतना डिस्टेंस दूर, यानी कि यहां से इतना डिस्टेंस दूर जो है ये फोर्स जाके क्या करेगा? कार्य करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये मान लीजिए आपका डिस्टेंस है जहां पे जाके फोर्स ने क्या किया? कार्य किया। तो इस आर और एफ की जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह का आप बोल सकते हैं एक तरह का कार्य है टॉर्क। टॉर्क एक तरह का कार्य है जो कि बॉडी को रोटेशनल मोशन करवाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? टॉर्क इज इक्वल टू आर गुणा में क्या हो जाता है? एफ हो जाता है, ठीक है। आर गुणा में क्या हो जाता है? एफ आपका हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं आप? टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाएं तो आपको सभी जानते हैं कि एफ जो है फोर्स जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टी की पावर -2, ठीक है। एम एल टी की पावर -2 और साथ में क्या है? आर है तो इसका क्या होगा? एल होगा। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2, ठीक है। टी की पावर क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। साथ में आप एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी? कैसी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। क्या कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे? याद रखेंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यानी कि सी ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका वर्क का, ठीक है। लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये भी क्या रखेंगे? साथ में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड के अंदर रखेंगे। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि टॉर्क जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और टॉर्क कैसा है? क्या चीज है आपका टॉर्क? जैसे मान लीजिए आपने यहां पर ऐसे फोर्स लगाया तो ये फोर्स यहां पर कार्य नहीं करके बल्कि कुछ डिस्टेंस पे जाके इसने क्या किया? अपना कार्य किया है, ठीक है। यानी कि जो रोटेशनल मोशन करवा रहा है, जो फोर्स आपका रोटेशनल मोशन करवा रहा है और जिस एक्सिस के अलोंग आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है, वहां की डिस्टेंस ये क्या है? आर, ठीक है। ये क्या है? आर है। आर गुणा में एफ हमने कर दिया तो हमारा क्या बन गया? टॉर्क बन गया। तो अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड में रखेंगे। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी? कौन सी इसमें से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वे क्वांटिटियां जिनको आप मापा जा सकता है, जिनको आप माप सकते हैं, जिनको आप तोल सकते हैं, ठीक है, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को आप क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो मास है, इसको आप मेजर कर सकते हैं। टाइम को आप मेजर कर सकते हैं। लेंथ जो है उसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पेन की लेंथ आपसे पूछूं तो पेन की लेंथ आप बता सकते हैं, पेन का मास आप बता सकते हैं। या फिर इस टाइम की मैं बात करूं कि क्या टाइम हो रखा है तो वॉच देख के जो है आप टाइम भी बता सकते हैं, टाइम को आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो काइंडनेस दिया गया है, काइंडनेस मतलब दयालुता, और दयालुता को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। दयालुता का आप मेजरमेंट इसका नहीं है कोई। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये व्यक्ति जो है 5 किलो दयालु है तो 5 किलो दयालु या 3 मीटर दयालु है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड में रखेंगे। अच्छे से क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू। डायमेंशन जो है किस तरह से आप यूज नहीं कर सकते हैं? चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, कन्वर्ट यूनिट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन द इक्वेशन, डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि आयामों का उपयोग नहीं किया जा सकता। किस तरह से आप आयामों का उपयोग नहीं कर सकते हैं? सूत्र की आयामी शुद्धता की जांच करने के लिए। तो बिल्कुल डायमेंशनल करेक्टनेस देखने के लिए आप डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इकाइयों के रूपांतरण के लिए यानी कि यूनिट कन्वर्जन के लिए आप डायमेंशन का यूज करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। देखिए किसी फॉर्मूले के अंदर अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू चाहिए
तो वो आप डायमेंशनल फॉर्मूला से नहीं निकाल पाएंगे, वो आप कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला से नहीं निकाल पाएंगे। बाकी जो आपको तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है, वो चीजें आप कर सकते हैं। डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आपको रिलेशन, 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, तो वो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आप कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते। तो ये क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ए लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक लाइट बॉडी है, मान लीजिए कि ये लाइट बॉडी है, इसका मास m मान लेता हूं मैं, और ये मान लीजिए हैवी बॉडी है, इसका मास क्या मान लेता हूं मैं, 2m मान लेता हूं, ठीक है, मास डबल है इसका, ठीक है। तो इनका मोमेंटम क्या है, बराबर है, तो विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की अगर रिलेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m होता है, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई क्या होता है, 2m। ये क्या लगा देंगे आप, फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे। अच्छा अभी क्या देख रहे हैं आपको कि एक लाइट बॉडी है, लाइट बॉडी का मास तो हमने m ही माना, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी तो m ही होगी। लेकिन जो हैवी बॉडी है उसका मास क्या माना है हमने, 2m माना, तो m की वैल्यू क्या मान ली हमने, 2m मान ली, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हैवी बॉडी की बात करें, ये लाइट बॉडी की हो गई, और हैवी बॉडी की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इंटू में 2m आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली चीज तो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन नीचे देखिए यहां पर 4m और यहां पर क्या है, 2m है, तो कम कौन सी होगी, ज्यादा कौन सी होगी, ये वाली चीज कम होगी और ये वाली चीज क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये वाली चीज क्या होगी, कम होगी, ये इक्वेशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कम आएगी, इसके अंदर क्या आएगी, ज्यादा आएगी, यानी कि लाइट बॉडी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। द लाइट बॉडी विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन, लाइट बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, अगर दो बॉडीज का मोमेंटम बराबर है तो जो बॉडी बाहरी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो बॉडी हल्की होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, हल्के पिंड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिस्टेंस इक्वल टू, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो किसके बराबर यहां पर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, यहां पर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर 3 इंटू 10⁸ मीटर, या फिर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻। देखिए पहले वाली जो वैल्यू आपको दी गई है ये है एक लाइट ईयर की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, एक लाइट ईयर। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट ईयर जो है उसके अंदर आपके कितने मीटर होते हैं, ठीक है, लाइट ईयर के अंदर मीटर होते हैं जी इतने, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतने मीटर होते हैं एक लाइट ईयर के अंदर, और लाइट ईयर एक डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसकी वैल्यू ये होती है आपकी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, डी जो आपको ऑप्शन दिया गया है ये वैल्यू दी गई है एक पारसेक की, एक पारसेक जो आपका होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके इतने मीटर होते हैं, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इतने मीटर मिलकर क्या बनाते हैं, एक पारसेक को बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका ऑप्शन सी दिया गया है, सी ऑप्शन वैसे तो ठीक नहीं दिया गया यहाँ पे, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, ऐसे कर दें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होती है, ये होती है जो स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है, वो आपकी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे इस बात को, ये जो है ये भी क्या रखेंगे, साथ में आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी में से नहीं है, मास, वेलोसिटी, फोर्स, एरिया। तो ध्यान रखेंगे अगर एरिया की बात करें, चाहे फोर्स की बात करें, चाहे वेलोसिटी की बात करें, एरिया, फोर्स और वेलोसिटी ये तीनों जो यहां पर आपको दिए गए हैं ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इन तीनों के अंदर आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत होती है, लेकिन मास जो है उसके अंदर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। मास एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि बाकी तीनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है कि सर एरिया जो है वो क्या स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ध्यान रखेंगे एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एरिया जो होता है आपका वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं स्पेशली लिख रहा हूं यहाँ पर कि एरिया क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि एरिया कैसी क्वांटिटी है तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज यहां पर होते हैं कि एरिया कैसी क्वांटिटी। तो एरिया हो गया, रेडियस हो गया आपका, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारी क्या होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, डस्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कारपेट बाय शेकिंग इट विगोरसली,
फॉर सम टाइम इन प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन, यानी कि जब आप किसी कारपेट को ऐसे झाड़ते हैं तो उसके अंदर से धूलकण जो है वो अलग हो जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे ये पिक्चर के अंदर दिखाया गया आपको कि ये जो लड़की है वो कारपेट को ऐसे झाड़ रही है, तो क्या हो जाएंगे, धूलकण अलग हो जाएंगे। ये किस लॉ पे आपका डिपेंड करता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या बोथ थर्ड एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ध्यान रखेंगे कारपेट के अंदर से जो धूलकण आपके अलग होते हैं, ठीक है, ये किसके कारण होते हैं, ये होते हैं जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण। किसके कारण होते हैं जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण, गति के पहले नियम के कारण। गति का पहला नियम क्या कहता है, गति का पहला नियम ये कहता है कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाह्य बल नहीं लगाते तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर ऐसा हुआ कि कारपेट को तो आपने फोर्स दे दिया, लेकिन कारपेट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे एकदम से जैसे आपने झाड़ा, एकदम से जैसे आपने झाड़ा ना, तो ये कारपेट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे ये क्या थे, रेस्ट के अंदर थे। लेकिन एकदम से झाड़ने पर ये एकदम से मोशन के अंदर नहीं आना चाहते, तो ये वहीं रह जाएंगे, ठीक है। और कारपेट क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है। इसलिए डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, यहां से अलग हो जाएंगे। कौन सा लॉ है ये, न्यूटन की गति का पहला नियम, या फिर इसको लॉ ऑफ इनर्शिया आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया का नियम है या फिर क्या बोलेंगे, न्यूटन की गति का पहला नियम है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है, मोशन है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी की हम बात करें कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हो आप, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ये कोई अलग टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी आती है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेशियो है, यूनिट लेस है। ये यूनिट लेस है तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं बनेगा। यानी कि अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्वांटिटी जो है डायमेंशन लेस है और ये क्वांटिटी आपको ऑप्शन के अंदर दी जाए, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। देखिए मैं डेंसिटी की बात यहां पर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। डेंसिटी जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है। डेंसिटी जो है वो एक डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, उसकी यूनिट भी होती है केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी अगर बोले तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर होती है आपकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि डिस्क्राइब एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का रेशियो है किसके साथ, वाटर की डेंसिटी के साथ। और दोनों ऊपर नीचे, अगर यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आएगी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेंसिटी, और यहां पर नीचे क्या आएगा, नीचे वाटर की डेंसिटी आएगी, ठीक है, वाटर डेंसिटी। तो डेंसिटी इसकी भी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब होगी, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब होगी। तो केजी पर मीटर क्यूब से ये कट जाएगा, यानी कि ये जो आपकी क्वांटिटी आएगी, रिलेटिव डेंसिटी जो आएगी आपकी, वो क्या आएगी, यूनिट लेस आएगी, इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में वर्णित किया जाता है किसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी को, ठीक है, या फिर रिलेटिव डेंसिटी को। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। उसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं व्हेन डज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंस्ड फोर्स बिकम जीरो। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का जो बैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो कब आपका जीरो हो जाएगा, व्हेन डज रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंस्ड फोर्स बिकम जीरो, यानी कब जीरो हो जाएगा, संतुलित बलों का परिणामी परिणाम जो है कब शून्य हो जाता है। संतुलित बलों का परिणामी परिणाम कब शून्य हो जाता है, जब आपका कभी नहीं, कभी कभी हमेशा शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी। देखिए जब बात कर दी आपकी संतुलित बलों की, जब बात संतुलित बलों की कर रहे हैं, तो संतुलित बल का मतलब होता है कि जो बल आपके संतुलन के अंदर है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहां पर आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से देखिए 300 न्यूटन का फोर्स जो है, अगर इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की अगर बात करें हम, ठीक है, तो इस पॉइंट से 300 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 300 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। अब ये बैलेंस फोर्स है तो इसका परिणाम क्या है, जीरो है, यानी कि नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। व्हेन डज पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है, बिकम जीरो, हमेशा जीरो रहता है। क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है, ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज जीरो। ऑलवेज क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन यहां पर छिप गए हैं इस फोटो के नीचे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है।
ऑलवेज क्या रहता है, जीरो आपका रहता है, ठीक है, हमेशा क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है। संतुलित बलों का जो परिमाण है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है आपको, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिटल, इट्स स्पीड इज, इसकी स्पीड जो है वो कैसी रहेगी, गोइंग ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी, ग्रेटर व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, क्लोजेस्ट टू द सन होगी तो ग्रेटर होगी, ग्रेटर व्हेन द फारथेस्ट ऑफ द सन, यानी कि सबसे जब दूर होगी तब ग्रेटेस्ट होगी, कांस्टेंट एंड ऑल द पॉइंट इन ऑर्बिट, ऑन द ऑर्बिट, यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी, बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आपकी सन जो है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है, ठीक है, सन जो है सॉरी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर जब भी रिवॉल्व करती है, तो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिटल के अंदर वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा सन के जितना नजदीक होगी अर्थ, उतनी उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, सन के जितना नजदीक होगी अर्थ उतनी उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब सबसे जो कम डिस्टेंस के ऊपर होगी वहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां पर स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सबसे दूर होगी तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, और सबसे नजदीक होगी तो वहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे ये वाली बात कि ऐसे ही मून की स्पीड होती है। मून की स्पीड की बात करें तो मून अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है, ठीक है, वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिटल है आपका। तो वहां पर भी जब आपका मून अर्थ के सबसे नजदीक होता है तो उस टाइम स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है उसकी, ठीक है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिलेटिव, चारों ओर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिटल के अंदर मोशन कर रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट जब पास पास होंगे उस टाइम जो आपका घूमने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ग्रेटर व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। सबसे ज्यादा होगी जब यह सूर्य के सबसे नजदीक होती है, ठीक है, सबसे क्या होती है, निकट होती है। उसके बाद बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काज्ड बाय सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सोलेनॉइड के अंदर कैसी होती है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कैसी होती है, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चाहे सोलेनॉइड से क्रिएट हो चाहे आपकी मैग्नेट से क्रिएट हो, सेम टू सेम रहती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चाहे सोलेनॉइड से बने आपकी और चाहे किससे बने, चाहे किसी मैग्नेट से बने, तो वो क्या होती है, उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम ही रहती है। जैसे सोलेनॉइड के अंदर वैसे ही एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर भी होगी, ठीक है। और कैसी रहती है, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे एंड करती है, या फिर स्टार्ट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एंड एट द नॉर्थ पोल, या साउथ पोल से स्टार्ट होकर और नॉर्थ पोल को जाती है, या फिर क्लोज लूप्ड या क्लोज्ड लूप परपेंडिकुलर टू सोलेनॉइड। ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन है, सी जो है वो क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। देखिए ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्लोज लूप बनाती है, क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि स्टार्ट कहां से हुई है और एंड कहां पे होने वाली है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक होती है, या फिर साउथ पोल से स्टार्ट होकर नॉर्थ पोल तक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि चुंबक के बाहर अगर बात करें तो नॉर्थ से साउथ होती है, और चुंबक के अंदर अगर बात करें तो नॉर्थ से क्या होती है, सॉरी साउथ से क्या होती है, नॉर्थ की तरफ होती है। ऐसे ही सोलेनॉइड के अगर बाहर की बात करें तो बाहर की बात करें तो क्या हो, नॉर्थ से क्या होगी, साउथ की तरफ होगी, और अंदर की बात करें तो साउथ से क्या होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। अब ये देखिए यहां पर ये जो लाइन आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, ये जो सेकंड वाली लाइन है ये आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, तो यहां पर कोई अंतर नहीं है इसका, ठीक है। यानी क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है जी, क्लोज क्या बनाती है, लूप बनाती है। सी ऑप्शन जो है वो किसका क्या है, राइट आंसर है। बंद क्या बनाती है, लूप बनाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। जो मस्कुलर डायफ्राम है जो साइज ऑफ प्यूपिल का कंट्रोल करती है, साइज ऑफ प्यूपिल को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसका नाम क्या है, ये वो यहां पर आपको दिया गया है, आइरिस। क्या दिया गया है, आइरिस यहां पर दिया गया। आइरिस क्या काम करता है, आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और प्यूपिल क्या काम करता है जी, प्यूपिल करता है आंखों के अंदर एंटर करने वाले लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। लाइट कितनी आंखों के अंदर
कितनी लाइट आपकी जानी चाहिए, आंखों के अंदर कितनी लाइट नहीं जानी चाहिए, इस बात को कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है आपका प्यूपिल। और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम किसके पास है, आइरिस के पास है। तो इतना क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे। आइरिस कौन सा है, आइरिस, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। यहां पर दिया गया आपको कॉर्निया। कॉर्निया क्या काम करता है, कॉर्निया जो है वो ज्यादातर लाइट जो है आंखों के अंदर एंटर करती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ज्यादातर लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, और कॉर्निया ही आंखों के अंदर एंटर करने वाली लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन अमाउंट को कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है आपका प्यूपिल। और यहां पर दिया गया आपको सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स क्या काम करती है, आंखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को कम ज्यादा करती है। ठीक है, ये जो लेंस है ना, इस लेंस की फोकल लेंथ को कम ज्यादा करना किसका काम है, ये आइरिस का काम है। किसका काम है, सॉरी, सिलेरी मसल्स का काम है। ठीक है, आंखों की फोकल लेंथ को कम ज्यादा करना किसका काम है, सिलेरी मसल्स का काम है। और सिलेरी मसल्स के कारण ही आंख जो है अपनी आंखों का लेंस जो है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाता है, और इसी को आप आंख की समंजन क्षमता बोलते हैं, या फिर आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन आप बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। रेटिना की अगर बात करें तो रेटिना यहां पर आपको दिखाया गया, रेटिना एक स्क्रीन की तरह कार्य करने वाला है। रेटिना क्या है, एक स्क्रीन की तरह कार्य करता है। इसको दृष्टिपटल भी आप बोलते हैं। ठीक है, या फिर रेटिना बोलते हैं या फिर दृष्टिपटल बोलते हैं। ये स्क्रीन की तरह कार्य करता है। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या बनेंगे, इमेजेस आपके बनेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बनते हैं, आपके इमेजेस बनते हैं। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम इन ऑल मीडियम, सेम है हर एक मीडियम के अंदर, लेसर इन रेयर मीडियम, लेसर इन डेंसर मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। देखिए, अगर न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर जो थ्योरी है, कणिका जो सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अपना दिमाग हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अपना दिमाग हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि अपना दिमाग अगर हमने लगा लिया तो फिर आज के समय के अंदर हम जानते हैं कि रेयर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर यही बात बोली गई थी कि लाइट की स्पीड जो है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी और रेयर मीडियम में क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सेम इन ऑल मीडियम, लेसर इन रेयर मीडियम, लेसर इन डेंसर मीडियम, ये वो ऑप्शन जो है वो सही है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जो है वो सही है। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम के अंदर अगर हमें पता है कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है, और रेयर मीडियम में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये उस टाइम की बात है, इसीलिए तो ये आपकी थ्योरी जो है वो आजकल हम नहीं पढ़ते, आजकल हमारे काम में ये थ्योरी नहीं आ रही, क्योंकि थ्योरी जो है वो क्या कर गई थी, फेल कर गई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गई थी, ड्रॉबैक आ गई थी थ्योरी के अंदर। तो अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये किसने बताया कि लेस जो आपका, क्योंकि पहले तो लोग यही मानते थे कि लेसर इन डेंसर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, और रेयर मीडियम में क्या होती है, कम होती है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फोकोल्ट। फोकोल्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने यह बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, रेयर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम के अंदर क्या होती है, कम होती है। तो फोकोल्ट ने बताया था ये वाली बात। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। सघन माध्यम में क्या रहती है, कम रहती है। सघन माध्यम, लेसर इन डेंसर मीडियम, लेसर इन रेयर मीडियम। देखिए, लेसर इन रेयर मीडियम, सॉरी, क्या आएगा, लेसर इन रेयर मीडियम। ठीक है, लेसर इन रेयर मीडियम, क्योंकि यही बोला गया था, रेयर मीडियम के अंदर वैसे ज्यादा होती है, रेयर मीडियम के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन ये बोला गया था न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि डेंसर मीडियम में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और रेयर मीडियम में क्या होती है, कम होती है। मैं बोल तो वही रहा था, लेकिन ऑप्शन जो है वो दूसरा सेलेक्ट कर लिया। बी ऑप्शन जो क्वेश्चन का क्या है, राइट ऑप्शन। ठीक है, विरल माध्यम में क्या होती है, कम होती है। ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग इसका उल्टा है जस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ट्रू अबाउट द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कौन सा पेयर जो है वो ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कौन सा जो यहां पर दिया गया है पेयर वो ठीक है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या काम करती है, माइक्रोस्कोप क्या काम करती है, टू सी लार्ज ऑब्जेक्ट, टू सी लार्ज ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप क्या काम करता है, टेलीस्कोप टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। टेलीस्कोप क्या काम करता है, टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दिस। देखिए, ध्यान रखेंगे कि माइक्रोस्कोप जो है वो इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज दिखे। टेलीस्कोप जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो वो बहुत दूरी पे जो ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए यूज करते हैं। और टेलीस्कोप का यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। टेलीस्कोप का यूज जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नहीं,
बल्कि जो आपके बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, उनको देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको स्टार के बारे में या मून के बारे में, ठीक है, तो ग्रह या उपग्रह आपको देखने हैं तो क्या किया जाएगा, आपका उपयोग किया जाएगा किसका, टेलीस्कोप का। ठीक है, लेकिन स्मॉल जो ऑब्जेक्ट आपको देखने हैं तो टेलीस्कोप का यूज आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप, और ये सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ द रेडियस ऑफ वायर बिकम डबल देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बिकम, इफ रेडियस ऑफ वायर बिकम डबल रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बिकम, यानी कि किसी वायर के रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, अगर उस वायर के रेडियस को आपने डबल कर दिया, तो अगर रेजिस्टेंस को देखें, आर का फॉर्मूला अगर देखें तो वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए, और ए यहां पर क्या होता है, ए यहां पर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। जैसे मान लीजिए ये वायर आपने बना दिया, तो ये वायर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, ए होता है, लेकिन एरिया बराबर अगर निकालना है आपको तो वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि ठीक तरह से देखने की कोशिश करें तो आर के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अगर देखें तो आर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका 1/r स्क्वायर। ये आर क्या है यहां पर रेडियस, ये आर क्या है यहां पर रेडियस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर रेडियस को आपने डबल कर दिया तो उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहां पर डबल अगर किया गया है तो डबल का दो गुना कर दिया गया, तो दो का करे स्क्वायर तो 4 गुना, यानी कि 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहां पर देखिए 2 टाइम्स 4 टाइम्स ये तो नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही आप काट सकते हो। क्यों काट सकते हो, क्योंकि जब रेडियस आपकी ज्यादा हुई तो तार की मोटाई बढ़ेगी, और मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, तार की मोटाई बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी काट सकते हो। हाफ और 1/4 के अंदर समस्या आती है। अगर ये कहा जाए कि क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया फिर तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन ये कहे कि रेडियस को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। TIR के लिए कौन सा जो है इसमें से करेक्ट है। ठीक, TIR के लिए कौन सा जो है वो करेक्ट है। यहां पर लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट जो रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जानी चाहिए। लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। लाइट ट्रेवल इन एयर, एयर के अंदर ट्रेवल करनी चाहिए। लाइट ट्रेवल इन वाटर, वाटर के अंदर ट्रेवल करनी चाहिए। तो देखिए पहली बात तो TIR कब होगा, जब लाइट जो है मीडियम चेंज करने की कोशिश करेगी। जब लाइट मीडियम चेंज करने की कोशिश करती है तो वहां पर आपका TIR हो सकता है। ठीक है, तो एक ही मीडियम वाले तो ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि सी और डी ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएंगे, क्योंकि एक ही मीडियम वाले ऑप्शन तो नहीं आएंगे। जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तब TIR होगा ना, मीडियम चेंज करने की कोशिश करेगी तब TIR हो सकता है। लेकिन यहां पर ट्रेवल इन वाटर या ट्रेवल इन एयर, एयर के अंदर ट्रेवल करेगी या वाटर के अंदर ट्रेवल करेगी तो यहां पर वो कंडीशन नहीं आएगी। अगर बात करें लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देखिए ये सबसे अच्छी कंडीशन है। लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, तो आपका होता है TIR। ठीक है, अगर TIR करवाना है तो क्या चाहिए आपको, TIR का मतलब जैसे लाइट जो है ना वो ऐसे जाती जाती पहले तो लाइट मीडियम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन मीडियम चेंज नहीं होगा, वापस लाइट यहां पर आ जाएगी, वापस लाइट क्या आ जाएगी, इसी मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं आप, TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये कब होगा, जब लाइट कहां से जाएगी, ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है और ये मान लीजिए क्या है, रेयर मीडियम। तो लाइट डेंसर मीडियम से कहां जानी चाहिए, रेयर मीडियम के अंदर जानी चाहिए। देखिए पहली कंडीशन तो TIR के लिए ये है कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है TIR के लिए कि एंगल जो आपका I है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल C से। एंगल C से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एंगल C क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इंसिडेंट का एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल ऑफ या फिर क्रिटिकल एंगल। तो ये क्या होगा, TIR होगा। TIR के लिए ये दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए अगर TIR करवाना है। तो प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए, विरल माध्यम के अंदर जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सा कथन सही है, बिल्कुल ये वाला सही है। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं वेव फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज ट्रेवल्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई वेव आपकी ट्रेवल कर रही है। देखिए ए पॉइंट मान लीजिए, ए पॉइंट ये है, और मान लीजिए यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका बी पॉइंट है,
और क्या कह रहा है 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी गई है, एफ की वैल्यू क्या दी गई है आपको 2000 हर्ट्ज आपको दी गई है, 2000 हर्ट्ज दी गई है। डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 2 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर। देखिए ये डिस्टेंस आपकी 400 मीटर की है। ट्रेवल बिटवीन ए एंड बी ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दी गई है कितना मीटर के, 400 मीटर की डिस्टेंस है ये, ठीक है। 400 मीटर की डिस्टेंस है, दो की ट्रेवल करती है 200 सेकंड, 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर ट्रेवल कर लेती है। मतलब टाइम जो लग रहा है यहां पर वो कितना लग रहा है 2 सेकंड, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड। ऐसे बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड लग रहा है। हाउ मेनी वेवलेंथ आर देयर इन डिस्टेंस ए बी, ए बी के बीच में कितनी वेवलेंथ है आपकी, ए बी के बीच में टोटल वेवलेंथ कितनी है। तो वेवलेंथ अगर निकालनी है, लेमडा की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन लेमडा वी एंड एफ, क्योंकि वी एफ और लेमडा की वैल्यू दी गई है। सॉरी, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, वी और एफ की वैल्यू आपको दे रखी है। वी तो यहां से निकाल लेंगे, वी कितना आएगा, देखिए वी क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी कि 400 डिवाइड बाय 2, यानी कि कितने आ गया, वी की वैल्यू आएगी 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। और अगर ध्यान से देखें तो v बराबर क्या होता है लेमडा इंटू में एफ, v बराबर क्या होता है लेमडा इंटू में एफ। और यहां से अगर लेमडा की आपको वैल्यू निकालनी तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, v डिवाइड बाय एफ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, v डिवाइड बाय एफ आ जाएगी, ठीक है। v डिवाइड बाय क्या आएगी, f आएगी, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड के अंदर, ये मीटर पर सेकंड के अंदर है, यहां पर मीटर और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है पर सेकंड होती है, तो v डिवाइड बाय क्या आ जाएगी f आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, लेमडा की वैल्यू यहां पर आएगी, देखिए ध्यान से, v की वैल्यू आपको 200 दी गई है और f की वैल्यू आपको दी गई है, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, f की वैल्यू आपको 2000 दे रखी है, कितनी दे रखी है 2000 दे रखी है। तो जीरो से आपका जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक क्या है 1/10, इतने मीटर की तो एक वेवलेंथ है, इतने मीटर की तो एक वेवलेंथ है। टोटल अगर 400 मीटर में अपने को निकालनी है कि 400 मीटर में कितनी ऐसी वेवलेंथ होगी, तो क्या करेंगे 400 को डिवाइड कर देंगे, 400 को डिवाइड कर देंगे 1/10 से, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4000 कितनी आ जाएगी 4000 टोटल नंबर आएंगे आपके, 4000 क्या आ जाएगी वेवलेंथ आ जाएगी 4000। डी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। देखिए ये जो हमने निकाला ये एक वेवलेंथ निकाली, एक वेवलेंथ जो है वो इतने मीटर की है, तो टोटल जो वेवलेंथ आएगी वो कितने आएगी 400 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 400 को डिवाइड कर देंगे इससे एक से, ठीक है, तो कितनी आएगी 4000 मीटर आएगी, कितनी आएगी 4000 मीटर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, कौन सा जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो पॉसिबल आपका नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। स्पीड आपको यहां पर दिया गया, स्पीड आपको दिया गया, टाइम आपको दिया गया, यहां पर ऐसे स्पीड आपको दिया गया। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो यहां पर ग्राफ नंबर ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, ए जो है वो ठीक नहीं है। ये ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है वो आपकी स्पीड क्या होती है, स्पीड एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है, ये इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं जा रही है। और इस ग्राफ का मतलब है कि स्पीड की वैल्यू कहां जा रही है, स्पीड आपकी नेगेटिव के अंदर जा रही है। देखिए यहां पर स्पीड बढ़नी स्टार्ट हुई और यहां पर स्पीड जो है घटनी स्टार्ट हुई, यहां पर स्पीड क्या हो गई 0 हो गई, लेकिन बाद में स्पीड की वैल्यू क्या हुई माइनस हुई। तो स्पीड कभी भी आपकी माइनस नहीं होती, स्पीड की वैल्यू जो है वो प्लस के अंदर ही रहेगी। किसके अंदर आएगी, प्लस के अंदर ही रहेगी, स्पीड की वैल्यू कभी भी माइनस के अंदर नहीं जाएगी। तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन जो यहां पर आपको दिए गए हैं वो सारे आपको ठीक है, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है यहां पर ठीक है। स्पीड या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्पीड जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्पीड जो है वो इस तरह से आ गई आपकी, ठीक है। यहां पर स्पीड जो है पहले बढ़ रही है स्पीड, फिर आपकी घट रही है, फिर आपकी बढ़ रही है, फिर आपकी घट रही है। ऐसे ही यहां पर पहले बढ़ रही है, फिर आपकी घटनी स्टार्ट हो गई, फिर यहां तक घटी, उसके बाद बढ़नी स्टार्ट हो गई, उसके बाद घटनी स्टार्ट हो गई, लेकिन माइनस के अंदर नहीं गए तीनों के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या चली गई माइनस के अंदर चली गई। तो ये ग्राफ जो है वो आपका ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन बॉडी, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mg होता है, mgh होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r होता है। तो ध्यान रखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य है, मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य की बात अगर हम करते हैं तो देखिए सेंटर से सेंटर की तरफ जैसे एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लीजिए ये वाली बॉडी है जो क्या कर रही है सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यहां से सेंटर की तरफ जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं आप, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है।
जबकि ये इसका डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो कहां आता है, वो आता है इस तरफ, ठीक है। यानी कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और ये जो फोर्स है, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री का। एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है F इंटू में R इंटू में कोस थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 90 डिग्री की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो W इज इक्वल टू, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू ये जब जीरो हो गया तब ये जब भी मल्टीप्लाई करेगा सारे इक्वेशन के साथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट जो है वो आप याद रखेंगे अच्छे से। सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है वो। अब देखिए कई बार आप ये सोच लेते हैं कि कार्य जीरो है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं होता, फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कार्य जीरो है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कार्य जीरो है इसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सोच के चलोगे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा तो फिर सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो कार्य जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि वो मीनिंगलेस बात है, ठीक है। वो बात इंपॉर्टेंट आपकी हो सकती है, कार्य जीरो है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, द नेट पावर ऑफ लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इज गिवन बाय, मान लीजिए कि 2 या 3 या 5 लेंस को हमने कॉन्टेक्ट के अंदर रख रखा है, तो उनकी जो नेट पावर होगी वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ये वाला लेंस है, ठीक है, एक ये वाला लेंस है, मान लीजिए इन दोनों को हमने क्या रखा है, कॉन्टेक्ट के अंदर रख रखा है। ये वाला लेंस यहाँ पर कॉन्टेक्ट के अंदर रख दिया इसके, फिर हमने ये वाला लेंस रख दिया, ठीक है, फिर हमने क्या रख दिया, ये वाला लेंस रख दिया। तो ये मान लीजिए 4 ऐसे लेंस हमने लगा दिए। तो इनकी जो नेट पावर होगी, टोटल जो इनकी पावर होगी वो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सभी लेंस की शक्ति का औसत निकालेंगे। यानी कि पावर मान लीजिए इसकी पावर क्या है, P1 है, जैसे इसकी पावर क्या है, P1 है, इसकी पावर मान लीजिए P2 है, इसकी पावर मान लीजिए क्या है, P3 है, इसकी पावर मान लीजिए क्या है, P4 है। तो नेट पावर अगर निकालनी है हमें तो क्या करें, P1 प्लस में P2 प्लस में P3 प्लस में P4, इनका क्या कर दे, एवरेज निकाल लें। या फिर सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेज, क्या करते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेज करें। द प्रोडक्ट ऑफ पावर, प्रोडक्ट कर दें पावर का। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेज, यानी कि पावर का रेसिप्रोकल करके उसको ऐड कर लें। नहीं, देखिए ध्यान रखेंगे कि अगर आपको टोटल लेंस की पावर निकालनी है, ऐसे सिस्टम ऑफ लेंस आपको दिए गए हैं, तो टोटल पावर निकालने के लिए पी टोटल जो आपका आएगा, ठीक है, पी जो आपका टोटल आएगा वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, P1 प्लस में क्या कर देंगे, P2 प्लस में क्या करेंगे, P3, और प्लस में जितने भी लेंस आपको दे रखे हैं ऐसे जोड़ते जाएंगे तो टोटल पावर आपकी बन जाएगी। ये क्या बनेगा, टोटल पावर निकालने का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द लेंसेज, द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेज, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। एक दूसरे के संपर्क में रखे गए लेंसों की कुल शक्ति किसके द्वारा निकाली जाती है, तो सभी लेंसों की शक्तियों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। सभी लेंसों की जो शक्तियां हैं उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे हम। तो पावर जो टोटल पावर है वो हमारे सामने होगी, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर नेगेटिव देन, यदि वेग और त्वरण दोनों का चिन्ह जो ऋणात्मक है तो क्या होगा। देखिए ध्यान रखेंगे, दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात देखिए, दो चीजें यहां पर होगी आपकी, एक होगा ए के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, और एक होगा वेलोसिटी के बारे में। इन दोनों के बारे में दो चीजें क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। केस नंबर 1 की बात करें अगर, कि अगर दोनों के सेम साइन दिए गए हैं आपको, क्या दिए गए हैं, सेम साइन अगर दिए गए हैं आपको, ठीक है, सेम साइन अगर दे रखे हैं आपको तो क्या होगा। और अगर सेम साइन दिए गए हैं आपको, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन दिया गया, जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव के अंदर दिया गया है और वेलोसिटी भी नेगेटिव के अंदर दी गई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन भी आपको पॉजिटिव के अंदर दिया गया है और वेलोसिटी भी आपको पॉजिटिव के अंदर दी गई है। अगर ऐसा कहीं पर आपको देखने को मिले तो इन दोनों केसों के अंदर v क्या करेगा, v इंक्रीज करेगा। v क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि v बढ़ेगा, ठीक है। और अगर दूसरा केस हो आपको पास, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये हो सकता है आपका कि डिफरेंट साइन आपको दिए गए हो, ठीक है। डिफरेंट साइन अगर आपको दिए गए हों, डिफरेंट साइन के अंदर भी दो केस आपके बन सकते हैं। और दो केस कौन से बनेंगे कि ए की वैल्यू आपको माइनस के अंदर दी गई हो और v की वैल्यू आपको प्लस के अंदर दी गई हो, या फिर v की वैल्यू आपको माइनस के अंदर दी गई हो और a की वैल्यू आपको प्लस के अंदर दी गई हो। तो ये जो भी केस बनेगा, इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर वेलोसिटी क्या करेगी,
वेलोसिटी जी आपकी करेगी डिक्रीज, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि घटेगा, यानी कि क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, तो ये क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बोथ हैव नेगेटिव साइन, दोनों का साइन अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, दोनों के साइन अगर सेम दिए गए हैं तो इंक्रीज करेगी और डिफरेंट दिए गए तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, चाहे वो कैसे भी दिए गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वायर्स ऑफ डिफरेंट कलर आर यूज्ड मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग देम, कौन सा जो है वो ट्रू है। आपने डोमेस्टिक सर्किट देखे होंगे, डोमेस्टिक सर्किट जो है घरेलू जो आपके परिपथ होते हैं उनके अंदर तीन तरह के वायर आपके बेसिकली यूज किए जाते हैं, तीन तरह के वायर जो है बेसिकली आपके यूज किए जाते हैं। एक आपका कैसा होता है, लाइव वायर होता है आपका जो कि अलग कलर का होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, क्या होता है, अर्थ वायर होता है। तो यही पूछा गया है कि कौन सा जो है वो पेयर आपका ठीक है, कौन सा जो पेयर है वो ठीक है। लाइव वायर जो ब्लैक कलर की होती है बिल्कुल नहीं होती जी, लाइव वायर आपकी रेड कलर की होती है, तो रेड कलर वाला ऑप्शन ही आपका हो सकता है। एक ही ऑप्शन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन के अंदर, कि लाइव वायर का कलर जो है वो रेड होता है, न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक होता है, अर्थ वायर का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अर्थ वायर का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन कोई भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइव वायर का कलर ग्रीन दे रखा है, लाइव वायर का कलर ब्लैक दे रखा है, लाइव वायर का कलर ब्लैक अगर दे रखा है, लेकिन लाइव वायर जो होती है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, लाइव वायर जो होती है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और एक बात का और भी ध्यान रखेंगे कि लाइव वायर जो होती है उसी के सीरीज के अंदर आपका एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, फ्यूज वायर जो है वो लाइव वायर के सीरीज में लगाई जाती है। ठीक है, लाइव वायर के अंदर ही क्या लगाया जाता है, फ्यूज वायर भी लगाए जाते हैं। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द वर्क फंक्शन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is different for different metal, is same for all metal, depends upon the intensity of incident light या depends upon the frequency of incident light। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए कार्यफलन विभिन्न धातुओं के लिए अलग अलग है, सभी धातुओं के लिए समान है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखेंगे, पहली बात तो आपको यह समझने की वर्क फंक्शन एक चीज क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका मेटल का सरफेस है, कोई भी क्या है, मेटल सरफेस है। अब मेटल के अंदर क्या पड़े होंगे, मेटल के अंदर हो गया आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल के अंदर क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल सरफेस के ऊपर क्या पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। और मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं हम एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं हम, एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल सरफेस से क्या आ जाए, बाहर आ गए। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको कितनी एनर्जी चाहिए ताकि ये मेटल सरफेस से जस्ट क्या आ जाए, जस्ट बाहर यहां पर आ जाए ये इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या चाहिए कि इसको एनर्जी चाहिएगी, जो एनर्जी ये लेगा उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और वर्क फंक्शन को फिजिक्स के अंदर आप फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से। और फाई जो है वो क्या है, आपका एनर्जी है, वो क्या है, आपकी एनर्जी है। ठीक है, और ये जो है फाई आपका वो डिफरेंट मेटल के लिए क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। डिफरेंट मेटल के लिए क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। ठीक है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फेविकोल इज एडेड टू पेंट टू बी पेंटेड ऑन द वॉल बिकॉज। फेविकोल जो है पेंट के अंदर ऐड जो पेंट है आपका उसके अंदर फेविकोल को ऐड करने का कारण क्या है, तो पेंट को फेविकोल के अंदर ऐड करने का कारण है, इट इंक्रीजेज अडेसिव फोर्स बिटवीन पेंट एंड वॉल, इट डिक्रीजेज अडेसिव फोर्स बिटवीन पेंट एंड वॉल मॉलिक्यूल्स, इट डिक्रीजेज कोहेसिव फोर्स बिटवीन पेंट मॉलिक्यूल्स, नन ऑफ दीज। फेविकोल को जब पेंट के अंदर ऐड किया जाता है तो ध्यान रखेंगे दो तरह के आपके फोर्सेज हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्सेज जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और एक होता है एडेसिव फोर्सेज जो कि डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगता है। अब फेविकोल क्या काम करता है, फेविकोल पेंट और जो आपकी दीवार है उनके बीच में जो एडेसिव फोर्स है उसको इंक्रीज करता है ताकि पेंट जो है वो दीवार के ऊपर चिपका रहे। ठीक है, तो फेविकोल क्या काम करेगा जी, फेविकोल करेगा इट इंक्रीज एडेसिव फोर्स बिटवीन पेंट एंड वॉल, इट इंक्रीज एडेसिव फोर्स बिटवीन पेंट एंड वॉल। यह पेंट और दीवार के बीच आसंजक बल जो है उसको बढ़ाता है ताकि पेंट जो है वो दीवार के ऊपर चिपका हुआ रहे।
ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे फेविकॉल क्यों ऐड किया जाता है। आपकी जैसे फेविक्विक हो गई, फेविकॉल हो गया, ठीक है, जो पहले गोंद का यूज करते थे, ठीक है, गोंद जो है उसका यूज करते थे पेज को चिपकाने के लिए, तो वो क्या काम करता है, वो आपका चिपकाने वाली कोई भी चीज है वो क्या काम करती है, वो अडेसिव फोर्स को इंक्रीज करती है, अडेसिव फोर्स को क्या करती है, इंक्रीज करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। बर्नौलीज थ्योरम के अंदर क्या चीज आपकी कंजर्व रहती है, मास, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी या फिर एंगुलर मोमेंटम। तो बर्नौलीज थ्योरम आपको कहां पे काम देती है, जैसे आपके कई बार तेज आंधी के अंदर घर की छतें उड़ जाती है, तो वो क्या है, बर्नौलीज थ्योरम है आपकी। जैसे आपका वेंचुरीमीटर है जो आपका फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए होता है, वो भी बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर काम करता है आपका। हवाई जहाज को आपकी जो लिफ्ट मिलती है, जो थ्रस्ट ऊपर की तरफ मिलता है, वो किसके कारण मिलता है, वो भी आपका किसके कारण मिलता है, बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार मिलता है वो, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम उसका भी कारण है। एक आपने पढ़ा होगा कभी मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट क्या है, स्पिनिंग ऑफ बॉल, तो वो भी आपका क्या है, बर्नौलीज थ्योरम है। और बर्नौलीज थ्योरम आपकी काम करती है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, किसके ऊपर काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौलीज थ्योरम और कुछ नहीं है बल्कि जस्ट एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जस्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और डेली लाइफ के अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम की। ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, ठीक है, आज के जो जितने भी क्वेश्चन थे हमने अच्छे से देखे हैं, ठीक है। ठीक है, अभी मुझे दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं एक और सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर।